नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने रचि लिपु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप जो हैं JRF या नेट जो हैं 2-3 अंकों से पिछड़ने के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या 4 अंकों के कारण जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या 7 अंकों के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये तो मैंने नेट या JRF का एक उदाहरण दिया। ऐसी कितनी ही प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें लड़के जो हैं अधिक से अधिक 10 अंकों से कम के मार्जिन के कारण जो हैं उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए और जो अपना उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस रचि लिपि को जानना बहुत ही आवश्यक है। देखें कि यह रचि लिपि क्या है। रचि लिपि आप कह सकते हैं यह एक सूत्र है। और यह सूत्र जो है सफलता का सूत्र है, सफलता का सूत्र, और अधिकतम अंक प्राप्त करने का सूत्र है, अधिकतम अंक प्राप्त करने का सूत्र है। और इसी सूत्र पर आज चर्चा होगी। रचि लिपि में ये 4 जो हैं अक्षर हैं, र, ची, ली और पू, और चारों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। र का जो है वह पूर्ण रूप जो है वह रटना है। ची का पूर्ण रूप जो है वह चिंतना है, चिंतन करना है। ली का पूर्ण रूप जो है वह लिखना है, और पू का पूर्ण रूप जो है यह पूछना है। सभी रटते हैं, सभी चिंतन करते हैं, सभी लिखते हैं और सभी पूछते हैं। चाहे खुद से पूछें, अपने किसी मित्र से पूछें, या समूह से पूछें, अथवा अपने शिक्षक से पूछें, या अपनी पुस्तक से पूछें, पूछते अवश्य हैं। और आज तो पूछने के अनेक साधनों का व्यवहार जो है वह सुलभ हो गया है। यह हम कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। रटना है, हर कोई रटता है, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, किसी को
जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से याद होता है, यह एक अलग बात है। लेकिन जब तक याद न हो तो रटना तो पड़ेगा ही। और रटना क्या पड़ेगा, इसको समझ रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। और रटने में कोई कोई रटंत विद्या में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो कॉमा, पूर्ण विराम सब रट डालते हैं, पूरा का पूरा जो है अनुच्छेद पैराग्राफ तो रटते ही हैं, और उसमें कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, सब जो है वो रट लेते हैं। तो इनको मैं जो हूँ रटवीर कहता या रट बहादुर कहता। ये मेरे द्वारा बनाए गए शब्द हैं, कहीं मिलेंगे नहीं। रटवीर या रट बहादुर पहली बार अभी आप सुन रहे होंगे। जो रटने में वीर हो, जो रटने में बहादुर हो, रटवीर या रट बहादुर। तो ऐसे बहादुरों की और वीरों की कमी नहीं है। उनको अपने रटने की कला पर ही अधिक भरोसा होता है, और इस कला में वो माहिर होने के कारण सफल भी होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको समझना पड़ता है, जैसे भौतिकी है उसको समझना पड़ता है, केमिस्ट्री है जिसमें रटने का काम अधिक होता है, समझने का काम कम होता है, और मैथमेटिक्स है जिसमें दोनों बराबर करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करने से भी रटना हो जाता है। हमको देखना है कि क्या रटना। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि पारिभाषिक शब्द जो है उसको रटना है। पारिभाषिक शब्द जो है, पारिभाषिक शब्द जो हैं उसका हम कोई पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते हैं, कोई समानार्थी शब्द नहीं रख सकते हैं। जो पारिभाषिक शब्द किसी तथ्य के लिए प्रयुक्त हो चुके हैं उन्हीं पारिभाषिक शब्दों को हमें रखना होता है। तो हमें पारिभाषिक शब्दों को अवश्य ही रटना चाहिए। तो यह एक हुआ। और दूसरी बात क्या है कि कुछ परिभाषाएं होती, तो उन परिभाषाओं को रटना आवश्यक होता है। उन परिभाषाओं को रटना आवश्यक होता है क्या कि जिस विद्वान ने वह परिभाषा दी है उस परिभाषा में उनके अपने शब्द हैं, तो विद्वान के शब्दों को हम अपने शब्दों से रिप्लेस नहीं कर सकते, यह ध्यान में रखना है। बाकी हम भाषा का जो प्रयोग करें, उनकी परिभाषा को समझाने का जो काम करें, वह काम अपने शब्दों में करें, क्योंकि लिखा रहता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो यह नहीं कि आप किताब ही रट डालें, पेज का पेज रट डालें, तो आपके अपने शब्द नहीं होंगे, वह तो लेखक के शब्द होंगे। तो परिभाषा को रटना ज़रूरी। और तीसरे में क्या रटना जरूरी है? उद्धरण को रटना जरूरी। कोटेशंस को रटना जो है वह जरूरी।
लेखक के पास सुविधा होती है, सभी किताबें सामने होती हैं और जिस किताब से जो कोटेशन लेना है, जो उद्धरण लेना है, देख करके लिख लेते हैं और उसका संदर्भ डाल देते हैं, तो उनका काम आसान है। शिक्षक जो वर्ग में जाते हैं वो नोट ले जाते हैं या पर्ची पर कुछ लिख करके जाते हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को लिख करके जाते हैं, परिभाषा लिख करके जाते हैं और कोटेशंस जो हैं वो लिख करके जाते हैं। तो यह आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विद्यार्थी के पास तो समस्या है, वह कुछ चिट पुर्जी लेकर के नहीं जा सकता है, किताब लेकर के नहीं जा सकता है। तो लेखक की सुविधा विद्यार्थी के पास नहीं होती है, एक शिक्षक की सुविधा विद्यार्थी के पास नहीं होती है। तो विद्यार्थी को इस समय क्या करना चाहिए कि रटना चाहिए। तो उद्धरण को रटने की आवश्यकता है। उद्धरण को जब भी लिखेंगे तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और किताब का नाम जब भी लिखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे भभूति की पुस्तक है उत्तर रामचरितम, तो उत्तर रामचरितम को पुस्तक का नाम है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और उद्धरण को क्या करेंगे, चाहे एक ही पंक्ति हो, एक ही वाक्य हो या कई वाक्य हों या कई पंक्तियां हों एक उद्धरण में, तो कोशिश करें कि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखें। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप जो है स्टाइलिश बना सकते हैं, यह आपकी शैली होगी और वो अच्छा भी लगता है, आपकी पहचान भी उससे बनती है, आपकी छवि भी उससे बनती है। यह तो है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि उद्धरण छोटा से छोटा रखें, काम चलाऊ उद्धरण रखें। जहाँ तक में आपका काम चल जाता है उतना ही बड़ा उद्धरण रखें, ताकि आपको रटना है, रट करके लिखना है तो रटने में सहूलियत हो, सुविधा हो। अधिक लंबा उद्धरण रखेंगे तो फिर रटने में आपको असुविधा होगी, कठिनाई होगी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे और उद्धरण क्या करेंगे, कम से कम बड़ा रखेंगे, छोटा अधिक रखेंगे। जितने में काम चल सकता है उतना ही बड़ा उद्धरण रखेंगे। तो यह मैंने बताया है। रटना है पारिभाषिक शब्दों को, परिभाषाओं को और उद्धरणों को रटना। और शब्द में जो है और क्या क्या रटना है शब्दों में, तो ध्यान में रखना है कि कठिन शब्दों को आपको रटना पड़ेगा। जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को रटना पड़ेगा। अब कठिन शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कठिन शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण कठिन शब्द, कुछ शब्दों का उच्चारण जो है वह कठिन होता है। दूसरा है कि वर्तनी कठिन शब्द, कुछ शब्दों की स्पेलिंग जो है टेढ़ी होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। तो वर्तनी कठिन जो है स्पेलिंग जिन शब्दों की कठिन होती है, तो उन शब्दों की स्पेलिंग जो है वर्तनी जो है, हिज्जे जो है वो अवश्य याद रखेंगे। और उच्चारण भी कठिन उच्चारण वाले शब्दों को याद रखेंगे, कठिन वर्तनी वाले शब्दों को याद करना पड़ेगा और कठिन अर्थ वाले शब्दों को भी याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कठिनता की दृष्टि से शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि कठिनता की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण कठिन शब्द,
जिनका उच्चारण कठिन होता है, सरल सुगम आसान नहीं होता है, और वर्तनी कठिन शब्द जिनकी स्पेलिंग, जिनका हिज्जे जो है वह कठिन होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ में कठिन होते हैं। तो उन शब्दों को याद कर लेना है, रट लेना है। तो यह करना है, तो शब्द को रटेंगे, तो कठिन शब्दों को रटेंगे, उच्चारण कठिन शब्दों को रटेंगे, वर्तनी कठिन शब्दों को रटेंगे, और क्या करेंगे, अर्थ कठिन शब्दों को रटेंगे, और फिर पारिभाषिक शब्दों को बताया अवश्य रटेंगे। फिर परिभाषा को रटने की बात मैंने कही है, वह अवश्य करेंगे, और फिर उद्धरणों को रटने की बात कही है, वह करेंगे। इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, आप किसी भी विषय को, किसी भी प्रश्न को, किसी भी अध्याय को, चैप्टर को जब भी आप पढ़ें, मनोयोग पूर्वक पढ़ें। पढ़ने की आपकी उस समय इच्छा नहीं हो तो इच्छा को बनाएं, पढ़ने के लिए मन को तैयार करें, मन को समझाएं, बुझाएं, और तब जा कर के पढ़ें, और मनोयोग पूर्वक पढ़ें। एक, आधे अधूरे मन से बिल्कुल ना पढ़ें। आधे अधूरे मन से बिल्कुल नहीं पढ़ें, मनोयोग पूर्वक पढ़ें। जब थकान हो, चाहे शारीरिक थकान हो चाहे मानसिक थकान हो, तो उस समय ना पढ़ें। उस समय क्या करें कि बातचीत करें, आप कोई मनोरंजक कार्य कर लें, कुछ खेल लें, तो यह सब काम करें, उस समय नहीं पढ़ें। तो पढ़ने के निषेध के विषय में बताया है कि इच्छा नहीं हो तो मन को तैयार करें, और थकान हो, शारीरिक थकान हो या मानसिक थकान हो, पढ़ाई को बोझ की तरह बिल्कुल नहीं लें, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और शरीर या मन जो है रिएक्ट करेगा और दूसरी समस्या पैदा होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब इच्छा नहीं हो नहीं पढ़ें, शारीरिक थकान हो, मानसिक थकान हो, तब नहीं पढ़ें। लेकिन जब भी पढ़ें, मनोयोग पूर्वक पढ़ें, आधे अधूरे मन से बिल्कुल नहीं पढ़ें। एक बात। दूसरी बात बता रहा हूँ कि किसी प्रश्न को, किसी विषय को, किसी अध्याय को, अध्याय बड़ा हो तो छोटा छोटा करके पढ़ें, कई भाग में पढ़ें, समझने का काम करें, मनोयोग पूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और पढ़ने के क्रम में जो कठिन शब्द आते हैं, चाहे वे कठिन शब्द उच्चारण कठिन हो, वर्तनी कठिन हो या अर्थ कठिन हो, तो उसको नोट करते चलें, या फिर पेंसिल से उस पर चिन्ह लगाते चलें, ताकि बाद में उसको इरेज कर सकें, मिटा सकें। और पारिभाषिक शब्द को भी इसी तरह से करते चलें, और परिभाषा को भी चिन्हित करते चलें, उद्धरणों को भी चिन्हित करते चलें। उस पर ये एक काम ये हुआ। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह बता रहा हूँ कि आज आपने कोई प्रश्न पढ़ा है, कोई विषय पढ़ा है, कोई अध्याय पढ़ा है, तो उसको फिर उसी मनोयोग के साथ 24 घंटे के अंदर पढ़ लें। बिल्कुल ध्यान में रखें, उसको 24 घंटे के अंदर पढ़ लें मनोयोग पूर्वक,
और फिर उसको अगर आपने 24 घंटे के अंदर मनोयोग पूर्वक पढ़ लिया, और यदि आपने उसको 24 घंटे के अंदर फिर मनोयोग पूर्वक पढ़ लिया, तो एक बात हो गई। और महत्वपूर्ण बात यह बता रहा हूँ, अब उसी प्रश्न को, उसी विषय को, उसी अध्याय को 1 सप्ताह के अंदर पढ़ लें तो वह प्रश्न, वह विषय, वह अध्याय 1 महीने तक के लिए आपका हो जाएगा। वह आपको 1 महीने तक के लिए याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं, बल्कि इसी प्रक्रिया से आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर महीने में एक बार उसी को दोहराते चलें, तो फिर वो बहुत दिनों के लिए आपकी संपत्ति हो जाएगी। ध्यान में रखना है, पुस्तक में रखी हुई विद्या काम नहीं देती है, और दूसरे के हाथ गया हुआ धन आप ही का धन है, दूसरे को आपने दिया है, तो वो काम नहीं आता है समय आने पर। तो वह विद्या जो आपने ग्रहण कर ली है वही विद्या काम देने वाली है, और जो धन अभी आपके पास है वही धन आपको काम देने वाला है। तो ये बात मैंने बताई है। अब जो है ये काम आपने कर लिया है, अब क्या करें? चिंतन करें। मन में उसको दोहराएं, आप आराम कर रहे हैं तो उस विषय को मन में दोहराएं। सोने के पहले उस विषय को दोहराते चलें, नींद आ जाएगी, आप सो जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और चिंतन का जो उपयोग मैं करता हूँ, टहलना जो है वह जो है गतिशील ध्यान है। मूविंग मेडिटेशन है, वॉकिंग, मूविंग मेडिटेशन। तो आप जब भी टहलें तो सांसारिक विषय जो आपके काम का अभी नहीं है उस पर ना चिंतन करके, जो आपके अध्ययन का विषय है उस पर चिंतन करते चलें, तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि वह विषय स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला जाएगा। बिना चिंतन किए, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, तो बिना चिंतन किए वह आत्मसात नहीं होगा। आत्मसात कर लेना, हृदयंगम तो हो जाता है, विषय हृदय में चला जाता है, भोजन पेट में चला जाता है, लेकिन वह पचता है कि नहीं इस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। तो उसी तरह से जो विषय हमने हृदयंगम कर लिया है वह आत्मसात हम कर पाते हैं कि नहीं। तो आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तो वह तो तोता रटंत विद्या हो जाएगी। तोता राम राम बोलता है लेकिन राम को समझ नहीं पाता है। और बताया मनुष्य तो मननशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, यह उसका सबसे बड़ा स्वभाव है जिसके कारण वह अन्य जीव जंतुओं से अलग है। तो यह चिंतन करें। उसके बाद क्या करें कि उसको लिखें।
इसके कई फायदे। आप जब लिखते हैं और लिखने के बाद फिर जो पढ़ा है आपने उससे मिलान करते हैं, टैली करते, तो आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ अशुद्धि हुई है, टिक करते हैं और अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको सुधारते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि विषय जो है सुदृढ़ हो जाएगा। हाँ, आपका वह जो है विषय सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लिखने से अभ्यास भी होगा लिखने का। कम से कम एक प्रश्न जो है एक दिन में अवश्य लिखेंगे। तो लिखने का अभ्यास होने से आप शुद्ध शब्द लिख सकेंगे, शुद्ध वाक्य लिख सकेंगे, सही सही पैराग्राफ लिख सकेंगे और पूरा का पूरा प्रश्न जो है अच्छी तरह से लिख सकेंगे। और हाथ में यहाँ जो दर्द होने की समस्या होती है, आजकल के छात्र तो सुकुमार हो गए हैं, नाजुक हो गए, दर्द होता है, लिख नहीं पाते हैं। तो लिखते रहना चाहिए, लिखना चाहिए। तो जो आपने पढ़ा है, रटा है, चिंतन किया है, उसको लिखना चाहिए और टैली करना चाहिए, मिलाना चाहिए, अशुद्धि को अपने से दूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना जो है आपके कैरियर के लिए एक शुभ लक्षण है, बहुत ही अच्छा संकेत है। तो यह देखना है कि बिना लिखे आत्मविश्वास नहीं आएगा और लिखते रहने से आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा। आत्मविश्वास का बढ़ना सफलता की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ाना, बहुत बड़ी छलांग लगाना है। और फिर पूछना, मानसिक वार्तालाप के द्वारा पूछें, अपने मित्र से पूछें। मित्र जो हो सच्चे अर्थों में उन्हीं से पूछें, कपटी मित्र से तो बिल्कुल ना पूछें, वो बेकार में जल भुन जाएगा। तो ये नहीं कि साथ हंसने खेलने वाला मित्र वो मित्र ही है, वो मित्र की पहचान तो परिस्थिति आने पर होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर एक ही चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को, नारी को आपत्ति काल में ही इन चारों को परखने की आवश्यकता है। तो जो विपत्ति में काम दे, साथ दे, वही मित्र है। और मित्र वह है जो राजद्वार और वहाँ से लेकर के श्मशान तक साथ देता है। राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति सौ बांधव। तो वही बंधु है, मित्र है, सगा है, अपना है, चाहे उससे कोई रक्त संबंध हो या नहीं हो, जातिगत संबंध हो या नहीं हो, धर्मगत संबंध हो या नहीं हो। तो राजद्वार का अर्थ होता है उत्थान के समय में। राजद्वार का मतलब ये नहीं कि आप राज दरबार में आपको सम्मान मिल रहा है तो उसी समय मित्र आपका साथ दे, आपकी वाहवाही करे। तो मित्र वो नहीं कि राजद्वार मतलब उत्थान के समय में भी आपका साथ दे। और श्मशान काले, श्मशान मतलब राजद्वार का विपरीत, उत्थान का विपरीत पतन, पतन के समय में, आपकी गिरती अवस्था में भी वह आपका साथ दे, तो वही मित्र होता है। तो कपटी मित्र से ना पूछें, सच्चे मित्र से पूछें, सच्चे मित्र बनाएं। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सच्चे लोगों का साथ करें, झूठे लोगों का साथ नहीं करें, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। हाँ, जीवन में जिन्होंने लोगों को पहचानना सीखा है वही सफल होते हैं। जो नहीं पहचान पाए हैं वो उनकी सफलता में सुबोध मंडल को संदेह रहता है। इसीलिए यही करें। और ये डिस्कशन है, पूछना।
तो ये डिस्कशन है, और डिस्कशन जो है वो 2 मित्रों में भी कर सकते हैं और ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो यही जो है रचि लिपु है, और इस विधि का, इस मेथड का, इस टेक्निक का उपयोग करेंगे तो आप बड़ी तेज़ी से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।